कि भारत पिछले 70-75 साल से हिंदवाता के फिलॉसफी के पीछे भाग रहा है अखंड भारत हासिल करने के लिए। इस एफर्ट में वो कुछ हासिल नहीं कर सका, बल्कि अपने लिए ह्यूमिलिएशन और अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद एक्सपोज कर चुका है। अपनी ऐसी पॉलिसियां बनाए जो अपने हमसायों के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे मबनी हूँ। प्रेजेंटली इस हिंदवाता पॉलिसी को पीछे भागते भागते हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज किया है, बल्कि खित्ते में भी सुकून और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू इस थीसिस पे है कि भारत पिछले 70-75 साल से हिंदवाता के फिलॉसफी के पीछे भाग रहा है अखंड भारत हासिल करने के लिए, और इस एफर्ट में वो कुछ हासिल नहीं कर सका, बल्कि अपने लिए ह्यूमिलिएशन और अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद एक्सपोज कर चुका है। अब भी वक्त है कि वो अपनी इस फिलॉसफी को रिविजिट करे और अपने साथ अपनी ऐसी पॉलिसियां बनाए जो अपने हमसायों के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे मबनी हूँ। इससे भारत को भी फ़ायदा होगा और ख़ित्ते को फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस इलाके की आवाम को होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल करके। प्रेजेंटली इस हिंदवाता पॉलिसी को पीछे भागते भागते हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज किया है, बल्कि खित्ते में भी सुकून और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब रखा है। हिंदवाता पॉलिसी क्या थी? हिंदवाता बेसिकली अखंड भारत का नाम है, कि अखंड भारत को कायम करने का नाम है, जो 1923 में सावरकर ने दी थी। उसके मुताबिक वो जो एक वक्त में ग्रेटर हिंदुस्तान हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से, वो वाला हिंदुस्तान हासिल करना है जिसकी सरहदें नॉर्थ में हिमालय और हिंदू कश की तरफ होंगी, वेस्ट में ईरान और अफगानिस्तान के काबुल तक जाएंगी, ईस्ट में म्यांमार को टच करेंगी, और साउथ में इंडियन ओशन जो है उसका बॉर्डर बनेगा। और इस अखंड भारत को हासिल करने के लिए जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की, वो चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसी थी कि आपको चाहिए कि मुल्क को, किंगडम को चाहिए कि वो अब्सोल्यूट सिक्योरिटी प्रिंसिपल पर फॉलो करे। अब्सोल्यूट सिक्योरिटी से मुराद ये है कि हमसाए या दुश्मन की कमज़ोर मईशियत, कमज़ोर सिक्योरिटी आपकी मईशियत और सिक्योरिटी को मजबूत करने का ज़रिया है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो सम गेम। और इसके लिए जो उन्होंने प्रिंसिपल अपनाया, वो भी चाणक्य की वो सेइंग थी कि आपका जो दुश्मन है, आपका जो हमसाया है, वो आपका दुश्मन है, और आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। अगर पिछले 70-75 साल की इंडिया की फॉरेन पॉलिसियां देखें तो वो अपनी दोस्ती और दुश्मनी के म्यार बदलता रहा है, और सारे वो म्यार इसके खित्ते के जो दोस्त और दुश्मन थे उनके दोस्तों और दुश्मनों के हिसाब से रखता रहा है, वो इसी पॉलिसी पे। जैसे ही हिंदुस्तान मर्ज़ वजूद में आया 1947 में, उसका पहला स्टार्टअप ही यही था कि उसने अपने हेजमैनिक माइंडसेट के साथ खित्ते में अपने आप को मुकम्मल सिक्योरिटी की तरफ ले जाना है, और उसकी खातिर उसने उस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन को भी वायलेट करना शुरू कर दिया फौरन, जिसकी बुनियाद पे वो खुद वजूद में आया था।
आप देखें हिंदुस्तान बनने के फौरन बाद हैदराबाद दक्कन पे कब्जा, कश्मीर पे हमला और कब्जा, जूनागढ़ पे कब्जा। ये किस चीज का इंडिकेटर थी? अपने ताकत के हेजमोनिक एक्सपेंशन का एजेंडा था। इन तीनों रियासतों के साथ वजूद में पाकिस्तान मौजूद था जो अटैक था, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की रियासत थी। पाकिस्तान फौरन इसको चेक करने के लिए आगे गया और अपनी फौज और अपने लोगों की ताकत से कश्मीर का आधा हिस्सा और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा इंडिया के चुंगल से आजाद करा लिया। और वो जो बॉर्डर या सीज फायर लाइन बनी वो अब तक चली आ रही है। इस दौरान इंडिया ने अपनी एक्सपेंशन एजेंडा जो जारी रखा और तमाम हमसायों के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट रहे, उसे डिस्प्यूट सेटल करने की कोशिश नहीं की और हर एक की सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जब भी मौका मिलता रहा वो चैलेंज करता रहा। पाकिस्तान के साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सर क्रीक, जूनागढ़, ये वो इशू हैं जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। चाइना के साथ एक्साचिन, लद्दाख, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, ये वो इलाके हैं जो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में आते हैं, लेकिन इंडिया उसको चैलेंज कर रहा है, क्लेम करता फिरता है। इंडिया फायदा किसका उठा रहा है? इंडिया फायदा उठाता है मैकमोहन बाउंड्री कमीशन का, जिसके तहत 1914 में ब्रिटिश इंडिया ने उस वक्त की तिब्बत जो लोकल हुक्मरान थे उनके साथ मिलकर इस एरिया, नदरन एरिया को डिवाइड किया था, बॉर्डर की डिमार्केशन की थी। हालांकि तिब्बत कभी भी सॉवरेन हुक्मरान नहीं रहा। ये सॉवरेन हुक्मरान हमेशा चाइना रहा है और तिब्बत उसका एक रियासत थी जिसके पास कोई हक नहीं है वो बाहर की कंट्री के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करे। इसलिए चाइना ने कभी भी उस मैकमोहन को वैलिड तस्वुर ही नहीं किया और इन इलाकों पे अपना सॉवरेन कंट्रोल समझा और क्लेम किए रखा और करता आ रहा है। इंडिया इसके जवाब में डिविडेंड लाइन की मिसाल देता है कि वो भी तो बाउंड्री लाइन थी जो कि ब्रिटिश इंडिया ने मारी थी, तकसीम लगाई थी। वो भूल जाता है कि डिविडेंड लाइन एक सॉवरेन हुक्मरान किंग अब्दुल रहमान जो काबुल का हुक्मरान था उसके साथ हुई थी और किंग अब्दुल रहमान मालिक मुख्तियार था फैसला करने का और वो जो एग्रीमेंट था डिविडेंड लाइन का वो विदाउट एनी ड्यूरेस हुआ था, किसी प्रेशर, किसी ड्यूरेस के बगैर हुआ था। और वो किंग अब्दुल रहमान के अपने हाथ के अपने मैप के ऊपर लकीर लगाई गई थी डिमार्केशन की और फिर उस मैप के मार्क की हुई बाउंड्री लाइन को ग्राउंड पे अफगानिस्तान के सर्वेयर और ब्रिटिश सर्वेयर ने मिलकर पूरे बाउंड्रियां लगाई थी। और वो किंग अब्दुल रहमान के एग्रीमेंट जो डिविडेंड लाइन का था वो सिर्फ किंग अब्दुल रहमान तक नहीं था, उसके बाद दोस्त मोहम्मद ने, उसके बाद किंग अमानुल्लाह ने, उसके बाद जहर शाह ने, सब ने उसको तस्लीम किया और उसको एंडोर्स किया। तो उसके साथ कैसे मुकाबला किया जा सकते हैं? वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जबकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है मैकमोहन। बहरहाल ये मैकमोहन लाइन और उसके बदले में पैदा होने वाले जो जोग्राफियाई मसाइल हैं, इंडिया ने जानबूझकर उनको इलाइव रखा ताकि चाइना के साथ वो हमेशा कन्फ्रंट कर सके। उसने हत्ता कि भूटान को नहीं छोड़ा जो कि हिंदू रियासत है और उसको इतना इसने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई, इतना लैंड लॉक कंट्री को इतना लॉक रखा उसके ट्रेड को कि लोगों ने उसको इंडियन लॉक कहना शुरू कर दिया। इसी तरह नेपाल के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ उसने अपने इशू रखे। बांग्लादेश तो उसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करा लिया अपने प्रॉक्सी वार के जरिए से, अपने फिजिकल एक्शन के जरिए से। और उसके बाद जो बांग्लादेश वजूद में आया वो एक सब सर्वेंट
इंडियन रियासतें थी, नाम में तो आज़ाद थी लेकिन सारी पॉलिसियां वही थी जो इंडिया उसे देता था। सही मानों में बांग्लादेश जो आज़ाद मुल्क बना है वो पिछले साल यूथ की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के स्ट्रगल के जरिए से बना है। जब उन्होंने इंडिया की डिफेक्टो स्टेट बनने से इनकार कर दिया और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी शुरू की, जब उसे केयर टेकर ने चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ नए एग्रीमेंट, नई एंगेजमेंट की जो कि इंडिया को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हुई, हालांकि वो कोई सिक्योरिटी के एग्रीमेंट नहीं किया उसने। इस दौरान 21वीं सदी में इंडिया ने जो एक और टैक्टिस चलाई कि उसने अपना ह्यूज बजट जो दुनिया की चौथे पांचवी मुमलिकत के तौर पे आता है, वो ह्यूज बजट जो डिफेंस का बजट था उसका सब्सटेंशियल पार्ट उसने प्रॉक्सीज में लगा दिया। और प्रॉक्सीज वार जो है उसको इनडायरेक्ट वार कहते हैं, उनके जरिए से उसने अपने दुश्मनों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। चाइना में दलाई लामा और तिब्बत इशू को क्रिएट करके वहां पर कन्फ्रंट किया। पाकिस्तान के खिलाफ उसने टीटीपी और बलोच इंसर्जेंट्स को, हिंदुस्तान को फीड किया, पाकिस्तान के खिलाफ कन्फ्रंट कराया। इस तरीके से मणिपुर, मिजोरम और दूसरी स्टेट जो साउथ ईस्टर्न स्टेट हैं, सेवन सिस्टर, उनमें से बहुत से इंसर्जेंट्स जो हैं वो उसने म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ भिजवाता रहा ताकि वहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहे। और तमिलनाडु से तमिलों को 81 में ELT के जरिए से श्रीलंका में एक इंसर्जेंसी मूव करा दी जो 20-25 साल जारी रही, जिसने श्रीलंका को फाइनली इस काबिल किया वो तमिल इंसर्जेंट्स पे कंट्रोल कर पाया, लेकिन उसका इकोनॉमिक फिजिकल कबाड़ा हो गया। तो इस तरीके से इंडिया जो है अपना सब्सटेंशियल बजट बजाय अपनी डिफेंस फोर्सेस पे, रेगुलर फोर्सेस पे लगाए, वो इन पे लगा रहा था प्रॉक्सी पे, और लगाता आ रहा है। उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि उसके अपनी डिफेंस फोर्सेस वीक हो गई, क्योंकि वो समझता था इस तरीके से मैं हिंदवाता को परवान चढ़ा रहा हूं, लेकिन हिंदवाता का जो मेन उसका आर्म था वो तो उसकी डिफेंस फोर्सेस थी, जिनका एक्सपोजर, जिनका स्टेटस क्लियर हुआ आकर मई के 90 घंटे की जंग में जो पाकिस्तान के साथ हुई। ना उसकी एयरफोर्स हवा में ठहर पाई, अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाई, ना उसकी ग्राउंड फोर्सेस अपने पोस्ट को गार्ड कर सकी, और ना उसके एयर डिफेंस सिस्टम के ऑपरेटर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर पाए, ना उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को सस्टेन कर पाया, और ना उसके साइबर सिस्टम जो है वो साइबर वारफेयर के आगे टिक पाया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी, और उसी हजीमत में उसने खुद सीज फायर की रिक्वेस्ट की। इसका अंजाम क्या हुआ? वो इंडिया जो हिंदवाता के चक्कर में वो अखंड भारत बनता जा रहा था, वो दुनिया में इतना शर्मिंदा हुआ कि खित्ते के अंदर भी अपना म्यार, अपना मकाम में खो बैठा। जो वो इस इलाके का नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर कहलाता था, वो भी इनमें डैमेज कर बैठा। वो तो अपने मसल को एक्सर्ट कर रहा था चाइना के खिलाफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट सी में, वहां पर वो इंडियन जो है ओशन उसमें जा रहा था। उसकी खातिर वो क्वाड को के बाजू पर खड़ा था। वहां पर क्या वो इंडियन ओशन की इस सफबंदी में पाकिस्तान के खिलाफ भी उसकी नेवी नहीं ठहर पाई। रिजल्ट ये हुआ पाकिस्तान का प्रोफाइल कहीं बुलंद चला गया और इंडिया का बहुत नीचे चला गया। डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली आप अगर मेजर करना चाहें तो मई के बाद जितनी भी नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल जितनी भी मीट हुई हैं मुख्तलिफ डायलॉग्स की, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, उन सब का आउटकम देख लें कि पाकिस्तान का नैरेटिव कितना टॉप पे है और इंडिया का नैरेटिव कितना नीचे है। अब हुआ ये कि इंडिया की जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ थी वो 2014-15 के बाद एक नई ओरिएंटेशन ली उसने। उससे पहले तो वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहा था इशू पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्ब्राइल कर रहा था, लेकिन 2014 के सी पैक की इंट्रोडक्शन के बाद उसका दुश्मन चाइना भी दुश्मन बन गया, क्योंकि वो पाकिस्तान का दोस्त था। और उसका इकोनॉमिक लॉस जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक लॉस और इंडिया का इकोनॉमिक फायदा गिना जाता था। तो उसने अपना सारा जो
प्रॉक्सी थी बलूचिस्तान की, वो 80% सदर्न डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दी, और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सी पैक का, उसको डैमेज करने और नॉन ऑपरेशनल करने में लगा रहा। और साथ ही इसी दौरान जो BRE बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो सिल्क रोड दैट मैरीटाइम सिल्क रूट है, जो चाइना कंसीव किया हुआ है थ्रू बांग्लादेश और श्रीलंका टू इंडियन ओशन, और दूसरा उसका एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना बांग्लादेश म्यांमार वाला, इंडिया ने इनको भी थ्रेटन करना शुरू कर दिया। उसका एम ये था कि ये लोग डेवलप ना होने पाए, जबकि चाइना उस एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के मुकाबले में एक नई सिक्योरिटी लाया जिसे इंडिविजिबल सिक्योरिटी कहते हैं, जिसका मकसद ये है कि जो दोस्त है, जो पार्टनर है, उसका लॉस मेरी सिक्योरिटी के लिए बेहतर नहीं है, बल्कि उसकी सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ मेरी सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ है। उसने क्या किया, सिक्योरिटी की बुनियाद इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट में रखी, इकोनॉमिक स्टेक होल्डिंग में रखी, और $200 बिलियन खर्च कर डाला इस BRE और उसके मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर। इस खित्ते में इन तमाम मेंबर स्टेट में जो नाइबरिंग स्टेट थी इंडिया की, जिसको इंडिया पिछले 70 साल से हेजमोनिकली बुली करता आ रहा था, उसमें चाइना ने 200 बिलियन का नेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारे बनाए। अब वो कंट्रीज जो है वो अपने पांव पे खड़ी होती जा रही हैं। अब इंडिया के लिए वो मसला बन रहा है कि पांव पे खड़ी होगी तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया मजीद अपनी प्रॉक्सी वार से बाज आ जाए, मजीद खर्च करेगा तो इन ताकतों के, इन जो मेंबर कंट्री है, अब वो अकेली नहीं है, कितनी छोटी भी क्यों ना हो, बल्कि वो स्ट्रिंज ऑफ पर्ल्स नहीं रही, बल्कि वो एक ऐसी स्ट्रिंज बन चुकी है जो सिक्योरिटी में इंटरडिपेंडेंट पे हो गई है। और जब इंटरडिपेंडेंसी आ जाती है तो कोई मुल्क अकेला नहीं होता। इंडिया ने तो अब तक उनको डिपेंडेंट रखा था, जब चाइना ने उनको इंटरडिपेंडेंट कर दिया, तो उनकी सिक्योरिटी सारे मेंबर की सिक्योरिटी होगी, जिनको इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा। इंडिया के लिए पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाया तो इन ममालिक का इकट्ठे कैसे मुकाबला करेगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इंडिया बजाय इसके कि अपना बजट इन प्रॉक्सी में लगाए, इस बजट को अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने में लगाए, अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लगाए। खुद सोचो, अभी इस बजट में उसने $100 अरब का बजट बना दिया, जबकि इंडिया की अपनी आवाम में 55 करोड़ बंदा इस वक्त जो है वो बगैर टॉयलेट के रह रहा है। 60 करोड़ बंदा जो है उनको पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। 80 करोड़ के लोग के करीब जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं। तो इंडिया वो पैसा जो इसने इधर खर्च किया, बजट, डिफेंस बजट में लगा रहा है, प्रॉक्सी में लगा रहा है, दूसरों को बेअमनी करने में लगा रहा है, वो अपने अवाम की भलाई के लिए लगाए, जिससे ये होगा कि उसके अपने मुल्क में भी अमन कायम होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, और हमसाये के ममालिक जो है वहां पर भी पीस डेवलप होगा। जब पीस डेवलप होगा, जब इकोनॉमिक कम्युनिटी आएगी, इकोनॉमिक मीन शेयर होंगे, तो फिर झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जो डिस्प्यूट होंगे उसको सेटल करने के लिए आपको एब्सोल्यूट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो कॉमन जो इंटरडिपेंडेंट कंट्री है वो मिल बैठ के इन मसाइल को हल करेंगी। तो दैट इज जो मेरी मशवरा है इंडिया को कि वो अभी वो जो हिंदवाता का कंसेप्ट है अखंड भारत का, उससे जान छुड़ाए। उसने उसको 75 साल में 78 साल में कुछ नहीं दिया, बल्कि उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ आवाम की खराब की, और इंडिया के लिए ह्यूमिलिएशन फाइनली ले आया है, और इंडिया इस काबिल नहीं है। अब देखें, वो जो फोर्स अगर बजट बजाय प्रॉक्सी पे अपनी फौज पे लगाता तो उसकी फौज लड़ने के काबिल होती। अब देखें 7 मई को क्या हुआ, एयरफोर्स लड़ने के काबिल नहीं थी कि वो अपने राफेल या अपने मिग या SU-30 को इस्तेमाल कर पाती। मैं डेटा देख रहा था, पिछले 10 साल में 120 जहाज इंडिया के फाइटर जेट गिरे हैं, क्रैश हुए हैं पीस में, हालत अमन में, जिनमें से वो 105 पायलट मारे गए हैं। पिछले 20 साल में 250 जहाज तबाह हुए हैं और कुछ 235 से करीब पायलट मारे गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके पायलट्स को ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, क्योंकि आप जहाज़ों की ट्रेनिंग जो है वो हैवी कॉस्ट मांगती है, फ्यूल की कॉस्ट मांगती है, लेकिन लेबर्स ट्रेनिंग मांगती है। लेकिन इंडिया के पास ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं है, प्रॉक्सी का पैसा रखा हुआ है। रिजल्ट ये हुआ, उसकी ना फौज महफूज है, ना इज्जत महफूज है, ना उसका वो पॉलिसी 78 साल वाली है वो सक्सीड हो रही है।
इंडिया को चाहिए फाइनली अपने दोस्त ममालिक, अपने हमसाए जो है इनको दोस्त बनाए और दूर के उनके दुश्मनों को जो है अपना दोस्त ना समझे, उसके दोस्तों को अपना दुश्मन ना समझे। ये जो उसने नारा मारा है ना पिछले चंद दिनों में कि तुर्की और चाइना जो है और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे और हम उनके खिलाफ हैं, उसके बाद उन्होंने टर्की और अजरबैजान के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। टर्की के खिलाफ जनूबी कब्रिस और अजरबैजान के खिलाफ आर्मीनिया को सपोर्ट करने लग गया। भाई इस साजिशी और कंस्पिरेसी से बाज आ जाए। मेरा मशवरा यह है कि इंडिया सुकून में आए और अपना बजट अपने पब्लिक पे खर्च करे और ये प्रॉक्सी बार छोड़े और बजाय एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के आप रिलेटिव सिक्योरिटी पे आए, ताकि ये खित्ता आपके साथ साथ ये इस पूरा खित्ता जो है ये डेवलप भी कर सके और पीस में भी रह सके। थैंक यू वेरी मच।